नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेएमएस क्लासेज में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मानव भूगोल और उसकी प्रकृति और विशेष क्षेत्रों के बारे में। मानव भूगोल, उसकी प्रकृति और विशेष क्षेत्रों के बारे में। सबसे पहले हम किसी विषय को पढ़ने से पहले उसकी पृष्ठभूमि जानते हैं, और इसलिए हम मानव भूगोल को पढ़ने से पहले उसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं कि मानव भूगोल का उदय कहाँ से हुआ है और कैसे क्या इसको पढ़ा जाता है। तो पृष्ठभूमि के अंदर जो है सामान्यतः भूगोल भूत धरातल का अध्ययन है। अर्थात जो भूगोल है, हम मानव भूगोल की बात नहीं कर रहे, हम भूगोल की बात कर रहे हैं। जो भूगोल है वह भू धरातल अर्थात पृथ्वी का ही अध्ययन है। भू धरातल को हम पृथ्वी के रूप में भी जान सकते हैं। मानव भूगोल पृथ्वी का अध्ययन है, जिसमें मुख्य रूप से दो तत्व होते हैं। जो भूगोल है उसमें दो तत्व होते हैं। जैसे भौतिक भूगोल हो गया, दूसरा हो गया सांस्कृतिक तत्व। जैसे भौतिक तत्व हो गया है पहले तो, और दूसरा हो गया सांस्कृतिक तत्व। अब हम बात करते हैं पहले भौतिक तत्व की। जो भौतिक तत्व होता है वो उसकी बात करते हैं। भौतिक तत्व वे तत्व होते हैं जिनका निर्माण शब्द अथवा प्रकृति ने किया है। अर्थात भौतिक तत्व वे तत्व होते हैं जिनका निर्माण या तो स्वयं हो गया हो या प्रकृति द्वारा किया गया हो। जैसे हमारे पर्वत हो गया, मैदान हो गया, उसको ऐसे तो है नहीं कि हम में से किसी ने किया निर्माण किया हो जाकर उसका उसका निर्माण खुद शिव में हुआ है पर या प्रकृति ने किया है। हम में तो कोई गया नहीं कि चलो आज हम मैदान बना के आते हैं या पर्वत बना के आते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो जल है, वायु है, जीव जंतु था। जैसे सबसे पहले वो आजकल चर्चा में है कि पहले मुर्गिया या अंडा, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, ऐसा प्रकृति का खेल है। प्रकृति ने जैसे जैसे बदलाव किया वैसे वैसे जीव जंतुओं को विकास होता चला गया। माना जाता है कि पहले मानव एक मछली के रूप में था। पेड़ पौधे हैं, हुआ करती है आदि भौतिक तत्व के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, पर्वत पठार मैदान और हुआ करती के अंदर जाते हैं। अब दूसरी बात करते हैं हम सांस्कृतिक तत्व की। सांस्कृतिक तत्व वे तत्व होते हैं जो मानव व वातावरण के अंतर संबंधों से उत्पन्न होते हैं। सांस्कृतिक तत्व वे तत्व होते हैं जो मानव अर्थात इसमें अहम भूमिका मानव की होती है। मानव और जो वातावरण है, ये दोनों अंतर संबंध अर्थात कुछ काम धंधा या वातावरण का उपयोग करके मानव जो तत्व का निर्माण करता है उन्हें हम सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें तो कृषि हो गया। जैसे मानव अपनी पृथ्वी को प्रयोग करके कृषि करता है, उद्योग धंधे करता है, व्यापार करता है, अधिवास सड़कें बनाता है, रेल मार्ग का विकास करता है, जनसंख्या संसाधन आदि बनाता है। ये सब आ गया सांस्कृतिक तत्व में। अब हम बात करते हैं मानव भूगोल का परिचय की। मानव भूगोल का जो परिचय है उसकी हम बात करते हैं। मानव भूगोल का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि भूगोल का, किंतु जो आधुनिक भूगोलवेत्ता है, मानव भूगोल की शुरुआत 19वीं शताब्दी से मानते हैं। हमें किताबों में देखने को मिला है कि मानव भूगोल का इतिहास है ना, जो बहुत पुराना है, क्योंकि मानव भूगोल भी तो भूगोल की एक शाखा है। अर्थात भूगोल से ही मानव भूगोल निकली है। तो भूगोल का जितना पुराना इतिहास है, अर्थात जहां से भूगोल चल रही है वहां से मानव भूगोल भी चल रही है। बस फर्क यह है कि आधुनिक भूगोलवेताओं ने इसे खोजा ही 19वीं शताब्दी में है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मानव भूगोल का विकास 19वीं शताब्दी से माना जाता है। मानव भूगोल का जनक या जन्मदाता। मानव भूगोल का जनक या जन्मदाता देखें तो बताया जाता है कि जर्मन भूगोलवेता। हम किसी को भी साइंटिस्ट नहीं कहेंगे, भूगोल के अंदर जो भी आएगा वो भूगोलवेता ही होगा। साइंटिस्ट साइंस के अंदर आते हैं। जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। मानव भूगोल का जो जनक है या पिता है वो फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। कहाँ के थे? जर्मन के थे। क्या थे? भूगोलवेता थे। सर्वप्रथम इन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोजोग्राफी इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एंथ्रोजोग्राफी। उसके अंदर सबसे पहले इन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा दी है। अर्थात जो मानव भूगोल के पिता है रेटजेल, फ्रेडरिक रेटजेल, जिन्होंने सबसे पहले अपनी पुस्तक एंथ्रोजोग्राफी में मानव भूगोल की परिभाषा दी है। इनकी परिभाषा क्या है वो देखते हैं। मानव भूगोल मानव समाजों अर्थात जो मानव का समाज है या मानव का परिवार है और मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन है। इसका अर्थ यह निकलता है कि मानव भूगोल जो है, जो एक विषय है, वह विषय मानव समाज और धरातल के बीच संबंध हुए और इनके संबंधों का ही परिणाम है। आगे हम देखें रेटजेल की शिष्या एलन सी सैंपल, जो भूगोल के अर्थात मानव भूगोल के पिता माने जाते हैं। रेटजेल, फ्रेडरिक रेटजेल जर्मन भूगोलवेत्ता, उन्होंने एक शिष्या थी एलन सी सैंपल। यह कहाँ की थी? यह थी अमेरिका की। यह अमेरिका की थी। इनके अनुसार हम देखें एलन सी सैंपल के अनुसार, तो इनके अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा है मानव
भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये कहती है कि मानव भूगोल जो विषय है वह अस्थिर पृथ्वी अर्थात पृथ्वी स्थिर नहीं है, क्योंकि यह अपने ही अक्ष पर सूर्य के चारों तरफ घूमती रहती है। और क्रियाशील मानव मानव भी है जो क्रियाशील है, कार्य करता रहता है। इन दोनों के परिवर्तनशील अर्थात इन्होंने जैसे जैसे बदलते हुए कार्य किए, उन कार्यों का जो परिणाम निकला उसका अध्ययन ही मानव भूगोल है। फिर बताते हैं पोल डी लाब्लास। कौन बताता है? फिर पोल डी ला ब्लास। हमारी पृथ्वी जो है उसको नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम है, अर्थात जो हमारी पृथ्वी है उसको नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम है तथा इस पर निवास करने वाले जीवों के मध्य संबंधों को अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना। पोल डी ला ब्लास मानते हैं कि पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम और जीवों के मध्य संबंधों की अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना ही मानव भूगोल है। मानव भूगोल के बारे में सबके अपने अपने विचार हैं, कोई क्या बोलता है कोई क्या बोलता है। अब हम बात करें मानव भूगोल की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप केंद्रीय बिंदु है, अर्थात मानव भूगोल की जो प्रकृति है उसमें मानव केंद्रीय बिंदु है। मानव भूगोल की प्रकृति के अंदर मानव ही सब कुछ है, मानव ही परिवर्तनशील पृथ्वी से छेड़छाड़ करके परिणाम देता है। मानव के संबंधों से ही मानव भूगोल का जन्म हुआ है। इसमें मानव भूगोल से संबंधित अन्य शाखाओं जैसे आर्थिक भूगोल अर्थात आर्थिक भूगोल भी मानव है तो ही है, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल आदि का अध्ययन मानव भूगोल की प्रकृति में किया जाता है। मानव भूगोल की प्रकृति में आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल आदि का अध्ययन भी किया जाता है, क्योंकि यह भूगोल मानव के कारण ही आज अस्तित्व में है। प्रारंभिक समय में जो मानव भूगोल है उसकी दो ही विचारधाराएं थी। मैं पहले ही आपको बता दूं कि मानव भूगोल की दो ही विचारधाराएं थी। पहली विचारधारा थी जो थी निश्चयवाद, इसको हम नियतिवाद भी कहते हैं। दूसरी विचारधारा थी जो थी संभववाद। अब वर्तमान समय में तीन हो गई है जो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं मानव के प्राकृतिकरण की। अब हम बात करते हैं मानव के प्राकृतिकरण की। मानव का जो प्राकृतिकरण है उसकी मानव का प्राकृतिकरण कैसे हुआ? मानव का प्रकृति के अनुसार अपने आप को डाल लेना ही मानव का प्राकृतिकरण कहलाता है। अर्थात प्राकृतिकरण किसे कहते हैं? एक तौर पर हम देखें तो अनुकूलन को भी प्राकृतिकरण कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति के अनुसार डलना ही क्या होता है? अनुकूलन होता है। और मानव का प्रकृति के अनुसार अपने आप को डाल लेना ही प्राकृतिकरण होता है, अर्थात अनुकूलन ही प्राकृतिकरण है, हम कह सकते हैं। कोई नहीं रोक सकता हमें कहने से, कह सकते हैं। इसमें प्रकृति से प्रभावित मानव को प्रकृति को शक्तिशाली मानता है। बस फर्क यह है कि इसमें मानव का जो प्राकृतिकरण है उसमें प्रकृति से जो प्रकृति है ना, प्रकृति से प्रभावित मानव प्रकृति को शक्तिशाली मानता है। अर्थात जो प्रकृति से प्रभावित मानव है वह प्रकृति को शक्तिशाली मानता है कि प्रकृति ही शक्तिशाली है। अब बात करते हैं हम इस विचारधारा में। इस विचारधारा को पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद भी कहा जाता है। नियतिवाद है क्या? जो नियतिवाद की विचारधारा थी वह क्या? तो नियतिवाद की विचारधारा यही है कि इसमें प्रकृति से प्रभावित मानव प्रकृति को सब कुछ मानता है, प्रकृति के बिना कुछ नहीं है, मानव ऐसे मानता है। इसमें जो नियतिवादी होते हैं ना वैसे मानते हैं कि प्रकृति के बिना कुछ है ही नहीं। ये बात तो गई नियतिवाद की। इस जो नियतिवाद है विचारधारा के समर्थक है जो रेटजेल, एलन सैंपल, आदित्य भाई रेटजेल तो उसका पिता था ही। तो ये वैसे इंपोर्टेंट विचारधारा मेरे अनुसार भी यही है, क्योंकि जो रेटजेल जो मानव भूगोल का पिता है वो मानता है कि प्रकृति ही शक्तिशाली है। तो मेरे हिसाब से यही सही है। इस विचारधारा में भौतिक तत्व को अधिक महत्वपूर्ण और मानव पर उसके प्रभाव का बल देता है। अर्थात जो नियतिवादी विचारधारा है उसमें भौतिक तत्व तो अधिक महत्वपूर्ण है और मानव है वो बस कुछ नहीं। मानव इस विचारधारा में भौतिक तत्व को अधिक महत्वपूर्ण और मानव पर उसके प्रभाव के बल देता है। अर्थात इस विचारधारा जो नियतिवादी विचारधारा है इसमें मानव भौतिक तत्व को अधिक प्रभावशाली मानता है और अपने आप को उस भौतिक तत्वों पर कार्य करने वाला ही मानता है। अर्थात मानवीय शक्तियों की अपेक्षा प्राकृतिक शक्ति प्रदान करता है। ये बता दिया गया है ना यहाँ पर कि मानवीय शक्तियां कमजोर है और प्रकृति अधिक मजबूत है, अर्थात प्रकृति ही शक्तिशाली है। इसका उदाहरण हम देखें तो मध्य जो भारत है अर्थात मिड इंडिया, इंडिया नहीं भारत भारत रहेगा। मध्य भारत का आम्बुंजवान क्षेत्र के घने जंगलों में रहने वाली बेंदा है।
इसका उदाहरण वो लोग ऐसे मानते हैं। अब हम बात करते हैं प्रकृति का मानवीकरण कैसे हुआ। मानव का प्रकृतिकरण हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे प्रकृति का मानवीकरण किसे कहते हैं। मानव द्वारा तकनीक को अपनाकर प्रकृति को अपने अनुसार डाल लेना ही प्रकृति का मानवीकरण होता है। अर्थात मानव का प्रकृतिकरण में क्या बताया गया था, उसमें बताया गया था कि प्रकृति के अनुसार अपने आप को डाल लेना ही प्रकृतिकरण होता है। और प्रकृति का मानवीकरण कैसे होता है, तकनीकी को अपनाकर प्रकृति को अपने अनुसार डालना। जैसे अब गर्मी आ गई, गर्मियों में क्या करेंगे, हम एसी ले आएंगे, एसी ले आएंगे तो क्या हो गया, प्रकृति तकनीकी को अपना लिया और प्रकृति को अपने अनुसार डाल लिया, तो यह हो गया प्रकृति का मानवीकरण। अब हम बात करते हैं दूसरी विचारधारा संभववाद की, जिसके जो समर्थक विद्वान है वो है पॉल डी ला प्लास। अब हम बात करते हैं संभववाद की। संभववाद, हाँ जी संभववाद, प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा मानवीय शक्तियां प्रधानता बताएगी। संभववाद में मानव को अधिक प्रभावशाली बताया गया है कि मानव तकनीकी का विकास करके उसका उपयोग करके प्रकृति को अपने अनुसार डाल सकता है। ये बात तो सही है, ये ऐसी ले आई सर्दियों में हीटर ले आई, जिसके अनुसार मानव अपना कल्याण स्वयं अपने कार्य के द्वारा करता है। समझ गए होंगे। ये विचारधारा फ्रांसीसी विद्वान पॉल डी लाप्लास द्वारा प्रस्तुत की गई है। अर्थात इस विचारधारा के कट्टर समर्थक थे जो ब्लास महोदय हैं, वो कट्टर समर्थक। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए मानव अपने सृजनात्मक योगदान का दावा करता है और तकनीकी सहायता से मानव ने सभी जगह अपनी छाप छोड़ी है। अर्थात तकनीकी सहायता से एसी का विकास कर लिया, मानव ने अपनी छाप छोड़ दी, भाई एसी का विकास कर लिया। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो घर्षण एवं उष्मा की संकल्पनाओं ने अग्नि की खोज की। जो हमने अग्नि की खोज की है उसमें घर्षण और उष्मा, अर्थात पत्थर से पत्थर रगड़ेंगे, मतलब भाटा से भाटा रगड़ागा तो लाए तो बढ़ेगी ना, चिंगारी तो उठेगी ना, समझा। अब हम बात करें डीएनए और आनुवंशिक। साइंस में इस क्षेत्र में कई लोग बहुत विकसित होते हैं जिन्होंने डीएनए और आनुवंशिक के लक्षणों को रहस्यों से बीमारियों पर विजय प्राप्त की। अर्थात जो मतलब जो बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जो कई पीढ़ियों से चलती आ रही है, आनुवंशिक लक्षणों के द्वारा फैल रही हुई बीमारियां हैं, उनका डीएनए और आनुवंशिक के रहस्यों से उन बीमारियों पर विजय प्राप्त की है। वायुयानों को निर्माण किया है, वायु की गति के नियम को जान लिया कि भाई साहब 30 स्पीड से भागेगी जड़ाई उठेगी, तो वायुयान को निर्माण कर दिया 32 स्पीड से भगा रही। अर्थात इस विचारधारा से मानव को शक्तिशाली माना गया है। इस विचारधारा अर्थात संभववाद के अनुसार मानव को ही शक्तिशाली माना गया है कि मानव ही है जो तकनीकी का उपयोग कर सके करके प्रकृति को अपने अनुसार डाल सकता है। इसका उदाहरण हम देखें तो नॉर्वे के उत्तरी भाग में ट्राउनहाइम शहर की कैर नामक महिला का उदाहरण है। अब ये तो मेरे को पता नहीं कि इसने क्या करती है इस महिला ने, सब तो उदाहरण बन गई। बात तो सही है, काम तो ऐसा करो तो उदाहरण बन जाए। नवनिश्चयवाद की, नवनिश्चय भी एक विचारधारा थी। नवनिश्चयवाद भी मैंने आपको पहले बता दिया है कि पहले प्राचीन समय में मानव भूगोल की दो विचारधाराएं थी। बाद में कोई मेरे साथ नया खिलाड़ी आया, वह भी कहता भाई बढ़ाई दो, और नवनिश्चयवाद भी विचारधारा के रूप में जन्म ले ली। तो नवनिश्चयवाद की हम बात करते हैं। मानव भूगोलवेता ग्रिफिथ टेलर जो कहाँ के थे, मानव भूगोलवेता जो ग्रिफिथ टेलर थे, ग्रिफिथ टेलर जी नवनिश्चयवाद के प्रतिपादक हैं, ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत कर दी। इन्होंने अपना अलग ही सिस्टम बैठा दिया कि लो भाई मान जो दो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित करता है। इन्होंने इसे नवनिश्चयवाद तथा रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया। जो हमारे ग्रिफिथ टेलर महोदय हैं अमेरिका के, उन्होंने मतलब जो निश्चयवाद और नव निश्चयवाद और संभववाद के बीच में अलग की टांगड़ी फंसा दी भाई कि लो नवनिश्चयवाद ले पकड़ो, और इसमें अलग बता दिया कि इसे हम रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दे देते हैं। इन्होंने बताया कि मानव भूगोल न तो प्रकृति का दास है, भाई देख लो मानव जो है ना तो प्रकृति को दास है, ना तो प्रकृति मानव दबा रख सके, और ना ही प्रकृति का स्वामी है, और ना कि प्रकृति को राजा से, बल्कि प्रकृति और मानव आपस में ही क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। अर्थात प्रकृति आपस में मतलब प्रकृति मानव का सहयोग करती है, मानव प्रकृति का सहयोग करता है। यदि मानव प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है तो प्रकृति भी इसे नुकसान पहुंचा सकती है। उन्होंने कहा कि मानव ना तो प्रकृति का दास है और ना ही प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता। अर्थात मानव है जो प्रकृति के साथ अनुकूलन और समायोजन करके ही प्रकृति
कार्य कर सकता है। मानव प्रकृति के लिए अच्छा कार्य करेगा तो यह भी अच्छा कार्य करेगी। अर्थात मैंने आपको बता दिया कि मानव प्रकृति के साथ अनुकूलन और समायोजन करके ही प्रकृति अपना कार्य कर सकता है। अब हम बात करते हैं, रुको और जाओ। विचारधारा में प्रकृति की तुलना यातायात चौराहों पर खड़े ट्रैफिक पुलिस वाले से की है। जो प्रकृति है, रुको और जाओ विचारधारा है, उसमें प्रकृति की तुलना है। जो ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े रहते हैं बेचारे पूरे दिन तक, उनसे की है। जैसे यातायात के लिए 3 बत्तियां लगी होती हैं, लाल बत्ती रुकने की होती है, पीली बत्ती तैयार रहो की होती है और हरी बत्ती जाओ की होती है। उसी प्रकार इसमें मानव पर प्रकृति का पूर्ण नियंत्रण न होकर, मानव का प्रकृति पर पूर्ण नियंत्रण नहीं होकर, बल्कि मनुष्य पर उसका प्रभाव बताया गया है कि मानव पर है प्रकृति का पूर्ण नियंत्रण नहीं है, पर थोड़ा बहुत, बट लेकिन मनुष्य पर थोड़ा बहुत प्रकृति का प्रभाव जरूर है। नियंत्रण तो नहीं, पर प्रभाव। हमें प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके ही प्रकृति पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात हम प्रकृति के नियमों का पालन करेंगे तो ही प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब मैंने देख लिया कि आंधी आ रही है और भाई साहब आंधी का मान लाग रहा है प्लेन उड़ा तो कहीं उड़ेली मैं आ रही है, तो मतलब प्रकृति का नियमों का पालन तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने लाल संकेत का प्रति उत्तर देना होगा, और जब प्रकृति रूपांतरण की स्वीकृति दे दे तो वे अपना विकास के परियंत्रण में आगे बढ़ सकते हैं। ये वही बात हो गई, ये प्रकृति का नियम है कि बारिश में यान नहीं उड़ सकता। उसी प्रकार यदि प्रकृति बारिश थमा दे तो यान हम उड़ा सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि उन सीमाओं में जो पर्यावरण की हानि न करती हो तो संभावना उत्पन्न किया जा सकता है। पर्यावरण की हानि ना हो तो हम मानव कुछ कर सकता है। अब हम बात करते हैं मानव भूगोल की। समय के गलियारों में मानव भूगोल, भाई साहब ये नया टॉपिक आ जाएगा। समय के गलियारों से मानव भूगोल। आज भूगोल के विकास हुआ है मानव भूगोल का, उसके कर्मिक अवस्थाओं की बात करते हैं। भूगोल का विकास हुआ है मानव भूगोल का, उसके कर्मिक अवस्थाओं की बात करते हैं। प्राचीन समय में मानव भूगोल को एक दूसरे के बारे में जानकारी का अभाव था। प्राचीन समय में मानव को एक दूसरे, अर्थात आदमी एक दूसरे ने जाना कौन सा। लेकिन मध्यकाल में नौ संचालन के द्वारा लोगों में खोज व अन्वेषण की भावना जागृत हुई। मध्यकाल में जो नौ संचालन हुआ, अर्थात नाव लहर समुद्र में दिया फाप एक दूसरे देश में, वास्वटिका मार्गो भारत में दावाम, और जल मार्गों के द्वारा एक देश से दूसरे देशों में आगमन अवागमन बढ़ा, जिससे नए नए प्रदेशों की खोज की गई। हम कह सकते हैं कि पहले व्यक्ति जानता था, मतलब मेंढक जो होता है ना बरसात का, वो कुएं को अपना पूरा साम्राज्य समझ बैठता है, वो सिस्टम था। भारत के लोग थे तो भारत वाले लोग तो जानते थे कि ये है जो कुछ है, जो इधर तो पानी है, पानी उस पार थोड़ी होगी जमीन। उनको क्या पता कि उधर पानी के उस पार जाएंगे तो जमीन। मेरे हिसाब से जो देश प्रदेशों की खोज हुई है वो इसी प्रकार हुई होगी कि कोई मेरे साथ कुछ मादी आदमी चले गोल ना बैटर पलाडीन चले गोल गुम गोल अब हेलियो क्या है वासवारी गांव और कत्सुआ पटेल था, उनका विवरण लिखा गया और वह उन्होंने लिख लिया, बस ऐसे हुआ है मेरे हिसाब से तो। और थे जानो भाई। अब हम बात करेंगे मानव भूगोल की वृत्त अवस्थाई और प्रणोद चालक। आरंभिक उपनिवेश युग 15वीं से 17वीं शताब्दी, अर्थात हम 1500 ईस्वी से 1700 ईस्वी की बात करेंगे। इसी समय में अन्वेषण और विवरण की भावना जागृत हुई। नौ संचालन के माध्यम से नए नए प्रदेशों की खोज का वर्णन मिला है। 15वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी का समय था। इन 200 सालों में नौ संचालन का विकास भी इन्होंने, अब इससे एक क्वेश्चन और निकल के आता है, इससे एक क्वेश्चन निकल के आता है कि नौ संचालन का विकास, अर्थात नौ संचालन का विकास कब हुआ, तो 15वीं से 17वीं शताब्दी के अंदर हुआ है। क्योंकि इससे सीधा सीधा पता चल रहा है ना अपने को कि नौ संचालन का विकास हुआ, तभी तो भारत या किसी देश के लोग एक देश से दूसरे देश में गए। तो इससे होता है कि उपनिवेश, आरंभिक उपनिवेश युग था जो 15वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी से है। तो छोटे न्यूटाइप वाले प्रश्न आ सकते हैं, ध्यान रखना, उड़ जाओगे। मैं तो उड़ जा पड़ा मैं भी। अब हम बात करते हैं उत्तर उपनिवेश युग की। उत्तर उपनिवेश युग का समय काल है जो 18वीं से 19वीं शताब्दी का है। मतलब की 100 सालों का है। इस समय प्रदेशों का विश्लेषण किया गया। अर्थात लोगों ने नाव चलाना सीख गया, टपाटप गए दूसरे देश में गए, वहां पर देखा अरे अड़गत काड़ा सी, अरे अड़गत गोरा सी, मतलब प्रदेशों का विश्लेषण किया, अरे अड़गत दावला गस, अरे अड़गत चौमासों से, यहाँ मतलब समझ प्रदेशों की खोज की, जिससे प्रदेशों के सभी पक्षों के वर्णन से पृथ्वी को पूर्ण रूप से समझने में सहायता मिली। नाव लेलेर भागा। अब हम बात करें
इसके अंदर की बात करते हैं, जो उत्तर उपनिवेश युग है उसकी बात करते हैं। अंतर युद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक, इस समय क्षेत्रीय विभाजन का कार्य भी किया गया, जिसमें प्रदेश के विशेष गुणों के आधार पर अन्य प्रदेशों से भिन्नता ढूंढने का कार्य किया गया। अर्थात मैं आपको पहले बता रहा था कि अपने प्रदेश में गर्मी है, यहाँ पर काली माटी है, तो दूसरे प्रदेश में सर्दी है, यहाँ पर तो बारिश, प्रतिदिन बारिश होती है। उस चीज को देखा गया, उस चीज के बारे में अध्ययन किया गया। अब हम बात करते हैं 1950 से 1960 के दशक के अंत के। इस समय क्षेत्रीय संगठन का अध्ययन किया गया, मतलब इस क्षेत्र में तो ऐसे संगठन होते हैं जिसमें सांख्यिकी विधियों द्वारा आंकड़ों का मात्रात्मक अध्ययन किया गया, अर्थात मात्रा क्रांति की शुरुआत हुई। फिर देखिए हम 1970 के दशक की, तो 1970 का दशक है उसकी बात करें तो इसमें 1970 के दशक में इस समय मानवतावादी, आमूलवादी, रेडिकल, व्यवहारवादी तीन विधियों का उदय हुआ। मतलब मानवतावादी, आमूलवादी, व्यवहारवादी विचारक निकल के रहे, जिससे लोगों की सामाजिक और राजनीतिक रूप से अधिक प्रभावशाली बनने में इन विचारधाराओं पर विशेष ध्यान दिया गया। मतलब इनकी बात सुनी गई है, मानवतावादी है, मानव की बात करेगा, ये व्यवहारवादी है, व्यवहार के बारे में बताएगा, ऐसा बात। अब हम बात करें 1990 के दशक उसके बाद की, तो इसे हम उत्तर आधुनिकवाद कहते हैं। इस समय वैश्विक सिद्धांतों को स्थानीय रूप से समझना प्रारंभ कर दिया गया। मतलब 1990 के बाद में वैश्विक सिद्धांतों को समझ रहे हैं लोग। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबसे मोस्ट टॉपिक, देख लो, मोस्टली कर रखा मैंने भी, मोस्ट टॉपिक ध्यान से देखना, अब देख लेना। 1970 के तीन प्रमुख विचारधारा, मानवतावादी और कल्याणपरक, यह विचारधारा। इस विचारधारा में लोग के पास शिक्षा, स्वास्थ्य व आवास की सुविधा उपलब्ध कराने की बात की गई। जो मानवतावादी और कल्याणपरक विचारधारा थी, इस विचारधारा में लोगों को कमी महसूस हुई, शिक्षा की कमी महसूस हुई, आवास की कमी महसूस हुई, तो इस विचारधारा में आवास, शिक्षा की उपलब्धता कराने की बात की गई। अब हम दूसरी विचारधारा देखिए, आमूल या रेडिकल। इसमें जो कार्ल मार्क्स के विचारों को अपनाया गया। जो कार्ल मार्क्स है, जो विचारक है, कार्ल मार्क्स बहुत तगड़े राजनीतिक विचारक है। तो इस आमूलवादी या रेडिकल में कार्ल मार्क्स के विचारों को अपनाया गया। इसमें गरीबों के कारणों की व्याख्या की गई। लोगों में असमानता क्यों है, कि लोग गरीब और अमीर क्यों है, लोगों में असमानता क्यों है, दूसरे सिद्धांत में यह व्याख्या की गई। हम बात करें तीसरे सिद्धांत की। तीसरे सिद्धांत का नाम है व्यवहारवादी और आचरणपरक। इसमें व्यक्तिगत आचरण को प्राथमिकता दी गई कि व्यक्ति का आचरण कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। इसमें प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीय व जाति धर्म इत्यादि पर विशेष ध्यान दिया गया। यही अपना टॉपिक होता है समाप्त। तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। पटाखों के प्रदूषण से ना डरें, पटाखे छोड़ें, बस डर। सभी को फिर से एक बार दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।